Okay, guys. So in AS level, as we have discussed, there are two papers. एक होता है पेपर वन जिसको हम देखते हुए आए हैं सेक्शन ए सेक्शन बी को, और उसके बाद हमारे पास एक पेपर टू है। तो पेपर टू के अंदर आपके पास देखें, हमारे पास इट इज Feb March 2023. दिस इज द फर्स्ट पेपर व्हेन द एग्जामिनर मेड द चेंजेस ना। हमारे पास जो चेंजेस आई थी वो आई थी मई जून 2023 के अंदर, जहाँ पे एग्जामिनर ने पेपर पैटर्न के अंदर और सिलेबस के अंदर चेंजेस लेकर आया था। तो हमारे पास वो जो चेंजेस थी वो हमारे पास इम्प्लीमेंट हुई थी। द चेंजेस अप्लाइड फ्रॉम द फेब मार्च 2023। अब सर फेब मार्च में तो हमारे पेपर्स नहीं होते, आई डू एग्री आपके पेपर्स नहीं होते, लेकिन फेब मार्च का एक पेपर होता है जो हमारे पास इंडिया में होता है। तो इंडियन वेरिएंट से हमारे पास फेब मार्च ईयर स्टार्ट हो गया था, सेशन स्टार्ट हो गया था, तो एग्जामिनर ने जो फर्स्ट हमारे पास असेसमेंट हुआ था फेब मार्च का, उसके अंदर चेंजेस कर दी थी। लेकिन P2 के अंदर हमारे पास एज सच कोई चेंजेस नहीं आए थे। तो हम पेपर टू को आज ज़रा देखेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि पेपर टू किस तरीके से होता है। पेपर टू के अंदर और पेपर वन के अंदर एज सच कोई हमारे पास सिलेबस वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। द कंटेंट, द टेबल ऑफ द कंटेंट्स आर सेम। जैसे हमारे पास पाक स्टडी इस्लामियत के अंदर ऐसा होता है कि पेपर वन पेपर टू के अंदर हमारे पास फ़र्क होता है कि पेपर वन का सिलेबस डिफरेंट है, पेपर टू का सिलेबस डिफरेंट है। तो इसी तरीके से हमारे पास व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस, तो हमारे पास ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। दोनों पेपर्स जो हमारे पास होते हैं, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इंटायर सिलेबस। पूरा सिलेबस पेपर वन में भी आता है, पूरा सिलेबस पेपर टू में भी आता है, और कोई सिलेबस के अंदर चेंजेस नहीं है, चाहे वो पेपर वन हो या पेपर टू हो। अब आपके पास यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो हमारे पास डेटा रिस्पॉन्स है, और इट्स अ शॉर्ट केस स्टडी यू कैन से। ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर हमने मल्टीपल एरियाज को कवर कर लिया है। तो हमारे पास यूजुअली जो मल्टीपल एरियाज कवर हो गए वो इस केस के अंदर है। तो हम इसको आज थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, इसे डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो पेपर है वो है 1 hour 30 minutes का। अब सर 1 hour 30 minutes का मतलब क्या है कि एग्जामिनर इज गोइंग टू प्रोवाइड यू 90 minutes टू सॉल्व द पेपर। 90 मिनट्स के अंदर आपको ये पेपर सॉल्व करना है, एंड द पेपर नेम इज बिजनेस कॉन्सेप्ट टू। और यहाँ पे द एग्जामिनर इज क्लियरली स्टेटिंग दैट यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चंस। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। तो अगेन इट्स एन आंसर टू दो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर कोई चॉइस है, कोई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो हम छोड़ दें तो हमारा पेपर हो जाएगा। अगर आप छोड़ देंगे और वो चीज़ अगर एग्जामिनर ने असेस कर ली तो आपके मार्क्स यहाँ पे जा सकते हैं। तो आज 90 मिनट्स हैं, और 90 मिनट्स के अंदर आपके पास दो डेटा रिस्पॉन्स हैं, तो इसका मतलब 90 डिवाइडेड बाई 2, 45 मिनट्स के अंदर आपको ये पेपर, एक पर्टिकुलर केस या एक पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। और यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये है कि पेपर टू की जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है एज कंपेयर टू पेपर वन वो कम है। इस चीज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेगा कि पेपर टू की लेवल ऑफ डिफिकल्टी एज कंपेयर टू पेपर वन कम है। लेकिन पेपर टू के अंदर हमारे पास जो इशू आता है दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अच्छे बच्चे भी कहते हैं कि सर पेपर में टाइम थोड़ा सा कम था, पेपर हमारा थोड़ा सा मसला हो गया, पेपर में टाइम कम था। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। आ जाए हमारे पास, दिस इज द केस। पहले तो पूरे केस को ब्रेक डाउन करते हैं, एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। WG वेडिंग गिफ्ट्स इज द नेम ऑफ द केस। ये हमारे पास बिजनेस का पर्टिकुलर नेम है, बिजनेस नेम। WG is owned by Thomas, who is a sole trader. तो business हमारे पास sole trader है। And what is sole trader? It's known as one of the business format। और sole trader के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो business है वो single owner business होता है। One individual takes the risk, combines all the factors of production and takes the risk to start and to control the business. Business के अंदर unlimited liability होती है, business के अंदर lack of continuity होती है, business unincorporated होता है, business के पास sources of finance कम होती हैं because the business is sole trader, और chances of failure और degree of risk ज़्यादा involved होती है। He used to own part of a large wedding business which failed and went into administration. Thomas started up WG 2 years ago using all his savings। अब ये इसने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो बिजनेस इसने स्टार्ट किया था अपनी सेविंग से। तो इट इज नोन एज स्टार्ट अप कैपिटल। अब हमने जब फाइनेंस पढ़ा था तो हमने कहा था कि द इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट अ बिजनेस और टू सेट अप अ बिजनेस इज नोन एज स्टार्टअप कैपिटल। सो द स्टार्टअप कैपिटल इज सेविंग्स। WG is profitable but there are no retained profits। मतलब बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी है क्योंकि प्रॉफिट इज एन इंडिकेटर दैट द बिजनेस इज डूइंग वेल, द बिजनेस इज परफॉर्मिंग वेल। तो WG इज अ बिजनेस दैट इज प्रॉफिटेबल बट दे आर नो रिटेन प्रॉफिट। सर इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट अर्न कर रहा है लेकिन इतना ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर रहा। आई थिंक कि प्रॉफिट सेटिस्फाई हो रहा है
The business is giving the return to the owner, the business is paying back to the owner, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है कि उसके पास कुछ अमाउंट अपने रिजर्व्स के अंदर एडेड हो। अमाउंट प्रॉफिट की है लेकिन वो इतनी नहीं है कि वो उससे अपनी सेविंग्स कर सके और रिटेन प्रॉफिट्स अर्न कर सके। इट हैज अ पॉजिटिव कैश फ्लो एंड नो डेट्स। इसका मतलब ये है कि बिजनेस के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश भी है, देयर इज नो कैश फ्लो प्रॉब्लम, एंड बिजनेस हैज नो डेट्स। इट मींस कि अभी तक बिजनेस के अंदर कोई भी लायबिलिटी नहीं है। तो इट्स अ गुड साइन दैट द बिजनेस इज परफॉर्मिंग वेल फाइनेंशियली, कि बिजनेस का कैश फ्लो प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस के पास कोई लायबिलिटी नहीं है, एंड बिजनेस इज डूइंग वेल व्हेन इट कम्स टू द टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो तीनों चीजें और तीनों जो इंडिकेटर्स हैं, they are the good sign that the business is performing well financially. Thomas manufactures personalized gifts using factors of production. अब सिर्फ personalized gifts का मतलब है हमारे पास कि the product is customized. अब हम देखते हैं ना कि कस्टमाइज केक्स होते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, कस्टमाइज शूज होते हैं, कस्टमाइज बैग्स होते हैं। इसी तरीके से पर्सनलाइज गिफ्ट्स, कस्टमाइज गिफ्ट्स का मतलब क्या है? मल्टीपल ओकेजन्स के अंदर ये हो सकता है कि किसी की बर्थडे है तो आपने जो है ना वो क्या बोलते हैं, गिफ्ट्स बनवा लिए हैं, वेडिंग्स हैं या कोई डिफरेंट सेरेमनीज हैं, तो पर्सनलाइज गिफ्ट्स बना रहे हैं। और जो कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड होती है। कस्टमर मेक टू ऑर्डर पे बनाता है तो दे रिक्वायर देयर ओन सेटिस्फैक्शन एंड दे रिक्वायर देयर ओन स्पेसिफिकेशन। कोई पिक्चर एक्स वाई जी जो भी उनकी है वो प्योरली कस्टमाइज है प्रोडक्ट। WG's target market is people who are getting married। हमारे पास each gift can be personalized with the names of the married couple and their wedding date. These gifts favors are given to wedding guests by the married couple। मतलब टारगेट ऑडियंस ये है कि वेडिंग सेरेमनीज और वेडिंग जो हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं, दोज पीपल हु आर गेटिंग मैरिड, उनके लिए ये हमारे पास प्रोडक्ट है। The gifts are made to each customer's specification using a 3D printer owned by Thomas। Table 2.1 shows the data for a recent order quantity from Joe who is getting married soon। Table 2.1 Joe's order details। मतलब हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्डर आया है, उसकी कॉस्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। डिजाइन स्मॉल स्टार विद पर्सनलाइजेशन, क्वांटिटी इज 250 यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट पर स्टार $1.20 एंड द एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट इज $150। ये कॉस्ट इंफॉर्मेशन है ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर। Thomas prepared a quote to send to Joe. He used cost-based pricing to add a 50% markup to the cost of the order and the send the quote to Joe। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे टॉमस जो यूज कर रहा है वो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है, दैट इज 50% मार्कअप। सर इसका मतलब क्या हुआ? हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल कॉस्टिंग, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं फुल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। तो यहां पे जो भी कॉस्ट आ रही है उसके अंदर प्रॉफिट 50% ऐड किया जा रहा है, एंड दिस इज हाउ द सेलिंग प्राइस। अब नॉर्मली सेलिंग प्राइस कैसे चार्ज की जाती है? लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर पेंसिल है, आई हैव दैट दिस पेंसिल। इस पर्टिकुलर पेंसिल की एवरेज कॉस्ट या जो फुल कॉस्ट है दैट इज ₹10। तो ₹10 मेरी कॉस्ट हो गई। इसके अंदर मैंने डिसाइड किया कि मुझे 50% प्रॉफिट रखना है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा प्रॉफिट परसेंटेज, और मेरी यहाँ पे क्या आ गई? सेलिंग प्राइस। तो वॉट एवर द कॉस्ट इज हम कैलकुलेट करेंगे अभी, जो भी कॉस्ट है उसके अंदर यहाँ पे 50% वुड बी एडेड एज अ प्रॉफिट, और उसके बाद वो चार्ज करेगा सेलिंग प्राइस। Thomas received an email reply from Joe, see figure 2.1। Hey Thomas, thanks for the code. I'm a social media influencer and my wedding will be streamed on the internet for lots of people to see। हमारे मतलब ये रजब भट्ट वाली कहानी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। I have 0.2 million followers on social media and I know that they will love your products। I think you should give me the order for free। मतलब ये मुफ्ते के चक्कर में लगा हुआ है कि भाई मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, आप मुझे देंगे प्रोडक्ट तो आपकी मार्केटिंग हो जाएगी XYZ। Figure 2.1 email from Joe। The demand for Thomas product is high, especially during the peak busiest wedding season। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली कराची के अंदर देखा जाता है हमारे पास नवंबर, दिसंबर एंड द मंथ ऑफ जनवरी आर द बिजिएस्ट वेडिंग सीजन, हम कह सकते हैं पीक पे होता है हमारे पास। He would like to purchase an additional 3D printing machine so that he can meet the demand। मतलब यहाँ पे अब डिमांड बढ़ रही है तो अब टोमास को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी।
क्योंकि अब जब डिमांड बढ़ रही है तो उसे अपनी रिसोर्सेज बढ़ानी पड़ेगी सो दैट he'll be able to provide or he'll be able to satisfy more demand. He has found the ideal machine cost, which will cost $60,000. Thomas knows that there are many factors which will influence his choice of sources of finance for the new machine. तो हमने जब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का टॉपिक पढ़ा था तो इसको हमने रैप अप किया था विद द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि ये सारी चीजें आपको देखनी है इन ऑर्डर टू चूज एन एप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे भी यही है कि देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच विल इन्फ्लुएंस हिज चॉइस ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर A1 हमारे पास, आइडेंटिफाई वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर 1 मार्क। अब ये जो आइडेंटिफाई है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप इस चीज को नेम करेंगे और आप इसको क्या करेंगे, स्टेट करेंगे। यू विल स्टेट और यू विल नेम आइडेंटिफाई वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है, यू जस्ट हैव टू स्टेट एंड यू जस्ट हैव टू नेम बिकॉज द कमांड वर्ड इज आइडेंटिफाई। अब वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या हो सकता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो यहाँ पे कैपिटल है एंड द कैपिटल इज 3D प्रिंटिंग मशीन। Now heading towards the part 2, A2, explain the term sole trader. अब यहाँ पे देखें the command word is explain. तो यहाँ पे जब explain की बात हो रही है the term sole trader and the question is of 3 marks. तो यूजुअली हमारे पास जो डेफिनेशंस होती हैं पेपर 1 के अंदर हम देखते हैं सेक्शन ए के अंदर वो 2 मार्क्स की होती हैं। तो सर यहाँ पे 3 मार्क्स मिलने हैं एंड द कमांड वर्ड इज एक्सप्लेन। एक्सप्लेन द टर्म सोल ट्रेडर। तो पहली चीज तो ये है कि सोल ट्रेडर की आपको हाई क्वालिटी या फिर साउंड डेफिनेशन तो लिखनी ही लिखनी है। हाई क्वालिटी साउंड डेफिनेशन का मतलब क्या है कि अ डेफिनेशन दैट कंप्लीटली कवर्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द सोल ट्रेडर, द साउंड डेफिनेशन, द फुल डेफिनेशन, प्लस यहाँ पे कोई ना कोई आपको फीचर लिखना है ऑफ द सोल ट्रेडर, क्योंकि 3 मार्क्स का है ना। तो यहाँ पे कोई बेनिफिट, कोई ड्रॉबैक, कोई पर्टिकुलर फीचर, जैसे फॉर एग्जांपल सोल ट्रेडर का फीचर है कि सोल ट्रेडर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल ट्रेडर सिंगल ओनर जो बिजनेस होते हैं दे हैव लेस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसी तरीके से आपके पास लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अनइनकॉर्पोरेशन, हाई चांसेस ऑफ फेलियर, डिग्री ऑफ रिस्क, दीज आर नोन एज द फीचर्स। तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, कोई भी एडिशनल आपके पास पॉइंट हो, फीचर हो, तो वो आपको लिखना जरूरी है बिकॉज द क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। So along with the definition, along with the high quality sound definition, full definition, you have to add one of the point as well. Now the part B, part 1, refer to table 2.1 and other information, calculate the total price of Joe's order. अब यहाँ पे price की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, the selling price that Thomas is going to charge from Joe. अब यहाँ पे टेबल 2.1 की इंफॉर्मेशन को जरा यूज करते हैं, ये टेबल 2.1 की इंफॉर्मेशन हमारे पास। अब हमें यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कौन सी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है सर, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होती है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आ जाए जरा देखते हैं सर टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है। टोटल फिक्स कॉस्ट इज $150 एज इट इज मेंशन्ड। सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर स्टार गिवन है और कितनी क्वांटिटी है, 250 है। तो अब यहाँ पे पर स्टार 1.2 है हमारे पास और 250 टोटल है हमारे पास। तो 150 प्लस 300, तो टोटल कॉस्ट हो गई हमारे पास 450। ये तो टोमास की कॉस्ट है, ये है कॉस्ट। अब वो ये कह रहा है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को वो यूज करते हैं। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या हो गया कि वॉट एवर द कॉस्ट इज उसके अंदर यू आर गोइंग टू ऐड द प्रॉफिट परसेंटेज एंड दैट वुड बी द सेलिंग प्राइस। तो आ जाए यहाँ पे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमारी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट इज $450। यस सर, अभी हमने कैलकुलेट करी। अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज 50% मार्कअप। 50% मार्कअप मतलब कॉस्ट के ऊपर 50% प्रॉफिट चार्ज होगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई सर, 50% ऑफ 450 होता है 225। सो द सेलिंग प्राइस वुड बी $675। अब
हमारे पास क्वेश्चन बी पार्ट 2 इज एक्सप्लेन वन एडवांटेज फॉर टॉमस ऑफ यूजिंग कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। अब यहाँ पे जरा देखते हैं, देखो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इसका मतलब क्या है हमारे पास। आई नो कि इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, लेकिन फिर भी हमने कॉस्टिंग स्टेटमेंट कल पढ़ लिए तो हमने इसको चीज को वहां पे डिस्कस किया था। देखो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या है कि whenever you are going to set the selling price, there are multiple factors that can be considered by the producer, by the manufacturer. कंपटीशन देखते हैं, इनकम देखते हैं, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट देखते हैं, उसमें से एक फैक्टर होता है दैट इज नोन एज कॉस्ट, कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सिंपली व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग अगर मैं यूज करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि मेरी जो बेसिस है वो कॉस्ट है, मैं अपनी कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चार्ज कर रहा हूं एंड द बेसिस दैट आई एम यूजिंग टू सेट द सेलिंग प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे हमारे पास एडवांटेज ये होगा, इट मेक्स श्योर दैट कॉस्ट इज कवर्ड एंड नो कॉस्ट remain unallocated and uncovered। मतलब मैं यहाँ पे अपनी कॉस्ट पे प्रॉफिट परसेंटेज चार्ज कर रहा हूँ, तो इसका सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इट मेक श्योर कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर है वो कवर हो जाएगी। तो टोमास को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि व्हाट एवर द कॉस्ट ऑफ जोस ऑर्डर इज, इट विल बी कवर्ड थ्रू दैट दिस पर्टिकुलर प्राइसिंग स्ट्रेटजी। क्योंकि कभी कभार तो ऐसा होता है कि कंपटीशन ज्यादा है, सब कुछ है, तो मुझे कॉस्ट से भी कम पे जाना पड़ता है एंड आई नीड टू मेक अ लॉस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। लेकिन इफ यू यूज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, सो इट मेक श्योर कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कवर हो जाए। और इससे ये भी फायदा हो जाएगा कि जितने भी हमारे पास ऑर्डर्स होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड हो रहा है। सो इट मेक श्योर दैट ईच यूनिट एंड ईच ऑर्डर इज प्रॉफिटेबल फॉर द बिजनेस। सो इट्स वन ऑफ द मेन एडवांटेज टू Thomas of using the cost based pricing for the Joe's order. Now heading towards the part C. Part C is same as of paper 1. The command word is analyze, one advantage and one disadvantage। इसका मतलब क्या है कि एक मार्क के क्वेश्चन के अंदर हम जैसे करते हुए आ रहे हैं वैसे ही हम करेंगे, एक दो पॉइंट्स हमें लिखने हैं एंड द क्वेश्चन इज ऑफ 8 मार्क्स, पार्ट सी। एनालाइज मतलब फुल एनालिसिस करने हैं, लिमिटेड नहीं, डेवलप्ड एनालिसिस करने हैं। कैसे, आज स्टार्ट करते हैं। वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज फॉर टॉमस ऑफ गिविंग जो द ऑर्डर फॉर फ्री। अब आज जरा केस को देखते हैं। Thanks for the code. I am a social media influencer and my wedding will be streamed on the internet for lots of people to see. I have 0.2 million followers on social media and I know that they will love your products. तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है पार्ट सी, इसके अंदर हमारे पास अगर हम फ्री के अंदर उसे दे देते हैं तो इट इज गोइंग टू वर्क एज अ प्रमोशन। हमारे पास प्रमोशन होगी ना हमारी। तो आज एडवांटेज को देखते हैं। एडवांटेज इज कि अगर फॉर एग्जाम्पल टॉमस डिसाइड करता है जो के ऑर्डर को फ्री में देने में, तो यहां पे जो हैज सोशल मीडिया फॉलोअरशिप ऑफ 0.2 मिलियन फॉलोअर्स। तो अब इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि ये एप्लीकेशन है, ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन ऑफ द बिजनेस इज गिवन इन द केस, उसको हम यूज कर रहे हैं कि जो इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड हैज द फॉलोअरशिप ऑफ 0.2 मिलियन फॉलोअर्स। तो यहाँ पे इसकी जो वेडिंग होगी हमारे पास, वेडिंग सेरेमनी, वो ब्रॉडकास्ट होगी। ब्रॉडकास्ट का मतलब है हमारे पास लाइव होगी, जिससे यहाँ पे व्यूअर्स विल सी द WG प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्सरशिप वाला गेम हो जाएगा। क्योंकि अगर वो फ्री में देता है तो इसका मतलब क्या है कि दैट पर्टिकुलर वेडिंग गिफ्ट्स आर स्पॉन्सर्ड बाय WG वेडिंग गिफ्ट्स। तो स्पॉन्सरशिप से यहाँ पे प्रमोशन होगी हमारे पास, और प्रमोशन से इट विल हेल्प इन टारगेटिंग एंड अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स
जिससे बिजनेस का WG का मार्केट शेयर बढ़ेगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा और बिजनेस इज गोइंग टू बिकम प्रॉफिटेबल मोर। इट्स अ एडवांटेज कंप्लीट। इसके बाद आप देखें हमारे पास वी हैव अ डिसएडवांटेज, क्योंकि हमें एक एडवांटेज एनालाइज करना है, एक डिसएडवांटेज। कमिंग बैक टू द टॉपिक केस, हमारे पास ये है कि हमारे पास ये पर्टिकुलर पूरी इंफॉर्मेशन है, उसकी कैलकुलेशन भी अभी हमने करी है पूरी। और यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होगा? द डिसएडवांटेज वुड बी कि यहाँ पे टोमास जो यूज कर रहा है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, एज इट इज मेंशन इन द केस कि टोमास यूजेस कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। तो यहाँ पे जो जो का ऑर्डर है उसकी जो कॉस्ट है दैट इज $450। तो यहाँ पे हाउ दिस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ जोस ऑर्डर वुड बी कवर्ड, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। अगर वो फ्री में दे देता है टॉमस फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन, तो जो के जो ऑर्डर की कॉस्ट है वो यहाँ पे कवर नहीं होगी, अनकवर रहेगी हमारे पास। और अभी यहाँ पे इट इज मेंशन कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है, लेकिन कोई रिटेन अर्निंग्स नहीं है बिजनेस के पास कि उसमें से कुछ पर्टिकुलर रिजर्व्स और रिटेन प्रॉफिट में से वो पर्टिकुलर ऑर्डर को फ्री कर दे ताकि उसे लॉस नहीं फेस करना पड़े। तो देयर इज अ चांस कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है, वो कन्वर्ट हो सकता है इनटू लॉस मेकिंग। और हमारे पास ये कॉस्ट अगर कवर नहीं होगी, कॉस्ट अगर अनकवर रहेगी, सो देयर इज अ चांस कि द बिजनेस दैट इज नॉट फेसिंग द कैश फ्लो प्रॉब्लम, वो यहाँ पे कैश फ्लो प्रॉब्लम फेस कर रहे। So how the business and Thomas is going to arrange the finance when Thomas decided to give this particular order to of Joe as a free for the sake of promotion. तो हमारे पास when the cost is uncovered, so it is going to make a cash flow problem. Until now the business is profitable, लेकिन कोई इतनी ज्यादा profit maximize या retain earnings नहीं है, तो हमारा business profitable से convert हो सकता है किसके अंदर? Loss making के अंदर।